हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है हमारी पॉलिटिक्स की क्लास नंबर 7th। तो लास्ट क्लास में हमने उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद के बारे में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे और जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सब हमने मार्क कर ली थी, पढ़ ली थी। अब हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे संसद के बारे में। भारतीय संसद की क्या विशेषता है वो सब हम पढ़ेंगे और मार्क करेंगे। तो देखिए, भारतीय संसद में सबसे पहले आता है कि इसके भाग क्या क्या है, अंग कौन कौन से अंग मिलकर संसद का गठन करते हैं। तो संसद के 3 पार्ट हैं, एक राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। ये तीनों संसद के भाग हैं, ये तीनों मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो भारतीय संसद के कौन कौन से भाग है याद रखना, राज्यसभा, लोकसभा और साथ में राष्ट्रपति भी संसद का ही भाग होते हैं। इसे मार्क कर लीजिए। यहाँ पे जो आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे नहीं याद करना है। आगे देखिए, सबसे पहला जो भाग है संघीय संसद का वो है राज्यसभा। तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन। ये पूछा जाता है कि उच्च सदन कौन सा भाग है संसद का, राज्यसभा या लोकसभा। तो उच्च सदन राज्यसभा कहा जाता है और साथ ही से द्वितीय संसद, ठीक है, लिख लीजिएगा साइड में, द्वितीय सदन, द्वितीय सदन भी कहा जाता है। ठीक है, वैसे नाम से उच्च सदन है लेकिन इसकी जो भूमिका है वो दूसरे नंबर की है, इसीलिए इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है। साइड में लिख लीजिएगा। इसकी जो संरचना है उसके बारे में हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा है वो पता होना चाहिए। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन होता है भारत में। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है और वर्तमान में क्या संख्या है ये याद करिए, वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। इसमें देखिए 245 में भी दो भाग हैं। 233 लोग सदस्य संघ, मतलब जो भी हमारे राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उन सबके चुने हुए जो लोग होते हैं वो 233 होते हैं। और 12 लोग हैं, वो 12 लोग राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, जो कि कला, विज्ञान या किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण चुने गए हैं। ठीक है, तो 12 सदस्य कैसे चुने जाते हैं वो आप सभी को पता है, ये राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। और जो 233 सदस्य हैं ये हमारे राज्यों और यूनियन टेरिटरी के प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो अभी कितने सदस्य हैं, 245 याद रखिएगा, और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, 250, इसे ही मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत संरचना होती है इसकी, अनुच्छेद 80। आगे पढ़ते हैं। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए। तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, वहीं लोकसभा का बनने के लिए 25 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा में देखिए लोग चुने नहीं जाते, निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, राज्यसभा में जो 233 सदस्य हैं इनका इलेक्शन नहीं होता। ठीक है, इलेक्शन कहां पर होता है, लोकसभा के लोग इलेक्शन के जरिए चुने जाते हैं, तो वहां पर उम्र कम चाहिए होती है इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन राज्यसभा में लोग मनोनीत होते हैं, इनका चयन नहीं होता। ये 233 सदस्य जो भी है राज्यसभा के, ये लोग भी डायरेक्टली इनका चुनाव नहीं होता है, लोकसभा के सदस्य मिलकर इनको चुनाव करते हैं। तो ये बात क्लियर रखनी है, यहां पर 30 चाहिए कम से कम उम्र सदस्य बनने के लिए, और लोकसभा में कम से कम उम्र 25 चाहिए सदस्य बनने के लिए। आगे, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन नहीं होता इसीलिए एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। जैसे हमने पढ़ा था, प्रधानमंत्री जी अगर इस्तीफा दे देते हैं तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, मतलब वो चली जाती है, मंत्रिपरिषद का खत्म हो जाती है। ठीक है, और ऐसे ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जब सलाह दे दे कि वो लोकसभा को भंग कर दे, तो लोकसभा क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, मतलब लोकसभा ही खत्म हो गई, तो जितने मेंबर चुने गए थे वो भी खत्म हो गए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन राज्यसभा पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा हमेशा बनी रहती है, इसीलिए इसे क्या कहा जा सकता है, स्थायी सदन कहा जाता है, जो कभी भंग नहीं होती। ठीक है, इसका जो कार्यकाल है वो पूरा होगा तभी ये खत्म होगी, कार्यकाल के बीच में इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो कोई भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने सालों का होता है, 6 वर्षों का इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब शुरुआत में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष का रखा गया था, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल बाद में संविधान में संशोधन करके 5 वर्ष का कर दिया गया। लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो अभी भी कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का कार्यकाल है। और इसके एक तरह से 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस आप ये याद रखिए कितने वर्ष का कार्यकाल है, 6 वर्ष का, और एक स्थायी सदन है ये। ठीक है, कम से कम उम्र क्या चाहिए इसमें सदस्य बनने के लिए, 30 वर्ष उम्र चाहिए। यहाँ पर देखिए जितने इंपॉर्टेंट, मतलब सारे राज्यों की जितनी भी सीटें हैं राज्यसभा में वो सब लिखा हुआ है। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप जिस भी एरिया में इलेक्शन चल रहे हैं वहां का याद कर लीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो 31 जब भी आप एग्जाम दे तो एग्जाम के टाइम पे करंट अफेयर में आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टेट अभी न्यूज़ में है। जैसे कहीं पे इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं के गवर्नर नए चुने गए, तो वो स्टेट अभी न्यूज़ में है, तो उन स्टेट के राज्यसभा के कितने मेंबर है वो याद कर लीजिएगा। तो अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहे हैं और पंजाब में, तो इन दोनों राज्य का आप एक बार याद कर लीजिए कितने यहाँ पे राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक तो उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, और हमारे जो
उत्तराखंड के भी इलेक्शन होने वाले हैं, यहाँ पे 3 सीटें हैं। और हमारा पंजाब में हमारी राज्यसभा की 7 सीटें, ठीक है। तो जो भी एग्जाम में के टाइम पे आपके जहाँ पर भी इलेक्शन चल रहे हो वहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा में कितनी सीटें हैं वो आपको बस ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपका है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये पॉइंट पढ़ा था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे, तो राज्यसभा के प्रथम सभापति थे हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्ण राव। तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण राव ही हमारे प्रथम राज्यसभा के उपसभापति थे, प्रथम सभापति थे, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे, उपसभापति थे हमारे श्री एस वी कृष्णमूर्ति राव, ये नाम याद रखिएगा। जो भी कहीं पे क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रथम कौन व्यक्ति था, तो वो क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसे नहीं भूलना है। आगे बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट पेज पे देखिए आपका उपसभापति के बारे में बता रखा है। तो उपसभापति कौन होते हैं? उपसभापति जो राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उन्हीं में से एक को उपसभापति के रूप में चुना जाता है, ठीक है। उपसभापति कैसे अपना त्यागपत्र दे सकते हैं? उपसभापति अपना त्यागपत्र देना चाहें तो वो सभापति मतलब हमारे उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपने पद से हट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। तो जो हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होती है। मतलब कोई कार्य कराए मंत्रिपरिषद ने मिलकर तो उसे लोकसभा को अपना जवाब देना पड़ेगा, अपना उत्तर देना पड़ेगा उसको कि उसने वो काम क्यों कराया, अगर लोकसभा उससे पूछती है तो, ठीक है। और अगर मंत्रिपरिषद पूछा जाए व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो प्रत्येक मंत्री को अपना जवाब किसको देना पड़ता है? राष्ट्रपति को देना पड़ता है। तो व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के समक्ष उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो राज्यसभा के प्रति उनका कोई उत्तरदायी नहीं होता। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है। कई बार घुमाया क्वेश्चन बन जाता है कि राज्यसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है या नहीं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए नहीं है। आगे बात करते हैं। आगे देखिए आपको यहाँ पढ़ना है धन विधेयक के बारे में। तो धन विधेयक कौन से आर्टिकल में आता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 108 में धन विधेयक के बारे में बता रखा है, ठीक है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। मतलब धन विधेयक के जो भी एक्शन है धन विधेयक के ऊपर एक स्पेशल होता है विधेयक, जो धन विधेयक है वो एक असाधारण विधेयक होता है। तो इसके बारे में जो भी एक्शन लेना है वो लोकसभा में लिया जाता है। राज्यसभा के लोगों को इसके प्रति एक्शन लेने की मान लीजिए ताकत नहीं होती, शक्ति नहीं होती उनके पास, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को मार्क कीजिएगा। राज्यसभा धन विधेयक को ना अस्वीकार कर सकती है और ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। मतलब अगर धन विधेयक राज्यसभा में आता है तो उनको सिर्फ उसे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसके खिलाफ ना ही वो उसे मना कर सकते हैं कि धन विधेयक पास मत करो और ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो धन विधेयक से रिलेटेड शक्तियां किसके पास है? लोकसभा में सारी शक्तियां, राज्यसभा में उसके लिए शक्तियां नहीं है। और धन विधेयक कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 108, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? तो देखिए राज्यसभा का जो पहली बार गठन हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का गठन 1952 में हुआ था सबसे पहले। तो अप्रैल 1952 याद रखिएगा, जब संसद का प्रथम बार गठन हुआ था। राज्यसभा और लोकसभा का प्रथम सेशन अप्रैल 1952 में हुआ था, ठीक है। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। आगे आप देखिए यहाँ पे ये पॉइंट भी मार्क करना है, राष्ट्रपति कम से कम एक साल में कितनी बार राज्यसभा की मीटिंग बुलाते हैं? तो हर 6 महीने में एक बार और साल में 2 बार, कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए राज्यसभा की साल में, ठीक है। राष्ट्रपति हर साल लोकसभा और राज्यसभा दोनों की 2 मीटिंग तो कम से कम बुलाते ही हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप मार्क कर लीजिएगा। और दोनों मीटिंग के बीच का जो गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। संसद भवन जो हमारा बना हुआ है उसका डिज़ाइन किसने बनाया था? सर एडविन लुटियन ने। आप स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, पीछे विविध जो पोर्शन है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि संसद भवन का डिज़ाइन किसने बनवाया था। तो सर एडविन लुटियन एक अंग्रेज थे, इन्होंने उनके समय में ही संसद भवन बना था हमारा। तो सर एडविन लुटियन ने इसका डिज़ाइन बनाया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1912-13 के अकॉर्डिंग के टाइम पर इसका निर्माण कार्य चालू हुआ था। आगे बात करते हैं। देखिए राज्यसभा में कौन कौन सी जगह का प्रतिनिधित्व नहीं है। एक बार बस ऊपर से पढ़ लेना है इसको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आपको पढ़ लेना है कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं या फिर यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिनका कोई भी सदस्य राज्यसभा में नहीं है। जैसे अंडमान निकोबार का कोई भी सदस्य राज्यसभा में नहीं आता, चंडीगढ़ से कोई भी सदस्य राज्यसभा में नहीं है, दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये सारे देखिए आपके जो यूनियन टेरिटरी हैं वही है। ये तो 2 आपके द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। बाकी आपके 3 क्षेत्रीय राज्य हैं, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन दीप। ये दोनों भी आजकल एक ही हो गए हैं, दोनों को एक बना दिया गया, दादर नगर हवेली, दमन दीप। तो खाली 4 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं,
4 ऐसी जगह हैं पूरे देश में जिनका कोई प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं है। एक है अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा चंडीगढ़ और चौथा दादर नगर हवेली तथा दमन व दीप। ये दोनों मिलाकर एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं। ठीक है, तो 4 ऐसी जगह जिनका कोई भी प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं लोकसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सब हमने पढ़ ली है। अब हमारा चालू होता है लोकसभा। तो देखिए लोकसभा में सबसे पहले इसकी संरचना कैसे होती है। जैसे आर्टिकल नंबर 80 अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन होता है। तो जस्ट एक आर्टिकल आगे बढ़ेंगे तो अनुच्छेद 81 के तहत आपका लोकसभा का गठन होता है। ठीक है, आगे है लोकसभा को क्या कहा जाता है। लोकसभा को प्रथम या निम्न सदन भी कहा जाता है। जैसे राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती, इसलिए इसे उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। और लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसीलिए इसे निम्न सदन कहा जाता है। लेकिन कार्य के हिसाब से देखा जाए तो सारे मेन कार्य हमारी लोकसभा में होते हैं, इसीलिए इसे प्रथम सदन कहा जाता है। और जो राज्यसभा है उसे क्या कहा जाता है? द्वितीय सदन कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। आगे बात करें तो देखिए मूल संविधान में लोकसभा की कितनी सीटें थी। मूल संविधान जब बना था तब हमने खाली 500 सीटें लोकसभा के लिए निर्धारित करी थी। लेकिन अब कितनी सीटें हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब हमारे सब लोकसभा में मैक्सिमम जो सीटें हैं वो 550 हो सकती हैं। जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है कि लोकसभा की मैक्सिमम सीटें कितनी है? 550। और राज्यसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी है? 250। तो अधिकतम संख्या राज्यसभा में 250 लोग चुने जा सकते हैं और लोकसभा में अधिकतम 550 लोग चुने जा सकते हैं। इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पे नीचे लिखा भी होगा, हाँ देखिए 552 लिखा हुआ है यहाँ पे कि 552 लोग अधिकतम कहाँ पे चुने जा सकते हैं? लोकसभा में। लेकिन अब ये 550 हो गया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा अपनी बुकों में। अभी मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ है, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विभाजन, सीटों का विभाजन कैसे होता है। तो अधिकतम सीटें कितनी बताई इसने? 552। तो इस 552 में 530 लोग तो राज्य के हो गए, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहाँ से 530 लोग चुने जाएंगे। और 20 लोग दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार जो यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित प्रदेश हैं, वहाँ से 20 लोग चुने जाएंगे। और इसमें जो 2 लोग बचे वो होते थे हमारे एंग्लो भारतीय समुदाय के। एंग्लो इंडियन भारतीय समुदाय के जो लोग थे वो 2 लोग राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते थे लोकसभा में। लेकिन 104 संविधान संशोधन जो हुआ उसके तहत क्या गया, उसके तहत अब राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी समुदाय का हो, लोकसभा में अनुमोदित नहीं करेंगे। तो ये 2 सदस्य की जो सीट थी वो अब कैंसिल हो चुकी है 104 संविधान के तहत। तो अब इसीलिए खाली 550 मैक्सिमम सीटें लोकसभा में रह गई हैं। ठीक है, और उनका बंटवारा कैसे होता है? 530 राज्य के लोग और 20 लोग कहाँ के होंगे? यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश के। ठीक है, और राज्यसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी होती है? 250। उसमें से 233 लोग हमारे राज्य या फिर संघ से होते हैं और जो 12 लोग हैं, 12 लोग राष्ट्रपति द्वारा कला विज्ञान के क्षेत्र से चुने जाते हैं। ठीक है, कैसे बंटवारा होता है सीटों का ये जरूर याद रखिएगा और कितने मैक्सिमम लोग हैं याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है अभी कितनी सीटें हैं लोकसभा में। अभी लोकसभा में सदस्य संख्या 545 है। 545 अभी सदस्य संख्या लोकसभा की, और राज्यसभा की सदस्य संख्या अभी कितनी चल रही है? 245। तो ये भी याद रखिएगा कि अभी कितने लोग हैं यहाँ पे। तो 245 राज्यसभा में और 545 लोकसभा में। आगे बात करते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है। आगे यहाँ से आपको मार्क करना है 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी आया था। 61वें संविधान संशोधन 1979 है, 1989। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ये नंबर याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये 1989 के 88 लिख देता है यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए। तो 61वां संविधान संशोधन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या हुआ, जो मतदान की आयु थी, जो हमारी वोट देने का आयु कितनी होती है? 18 साल के अगर आप हो गए हैं तो आप वोट दे सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले अगर आप 21 साल के तभी वोट दे सकते थे, 18 साल के लोग वोट नहीं दे सकते थे। तो इस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा मार्क कर लीजिएगा। इसके तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, ये देखिए 84वां संविधान संशोधन क्या कहता है। इसके तहत लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत बनी रहेगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके तहत ये बता रखा है कि अभी जो सीटें हैं, मतलब ये संविधान संशोधन करने का जो बेसिक पर्पस था उसका ये था कि लोग क्या करते थे, अपनी सुविधा अनुसार लोकसभा की सीटें बढ़ा देते थे जो भी सरकार होती थी, ताकि ज़्यादा लोग लोकसभा में आ सके, ज़्यादा लोगों को मतलब राजनीति करने का अवसर मिल सके, आप कुछ भी समझ सकते हैं। इसीलिए सदस्य संख्या बढ़ा देते थे। लेकिन 2001 में ये करा गया, शायद वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने एक निर्णय लिया कि लोकसभा की सीटें अभी जितनी हैं अब उतनी ही रहेंगी। अब इसमें 2026 तक कोई बदलाव नहीं होगा, ना ही इन सीटों को बढ़ाया जाएगा ना ही कम किया जाएगा। ठीक है, तो ये 84वां संविधान संशोधन कहता है
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप समझ लीजिए। मेन जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 61वां संविधान संशोधन है, कब आया था? 1989 में आया था। तो इसके तहत क्या हुआ, 21 से घटाकर आयु मतदान की 18 वर्ष कर दी गई। आगे देखिए, यहाँ पे लोकसभा की सीटें दी हुई हैं, तो वही करना है आपको, जहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं आपके एग्जाम के टाइम, उसी जगह की खाली लोकसभा की सीटें याद कर लीजिए, वहीं के क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। आगे आपको यहाँ पे मार्क करना है योग्यता क्या होती है। जैसे हमने पढ़ा था, राज्यसभा का मेंबर अगर बनना चाहते हैं आप, तो आपकी एज जो उम्र है वो कम से कम 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको उम्र 25 वर्ष चाहिए कम से कम, ठीक है। अगर आप राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपको उम्र 30 चाहिए। लोकसभा का सदस्य होते हुए अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन न्यूनतम उम्र पूछी जाए प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्या है? प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र आपको 25 चाहिए। अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं तो आप लोकसभा के नेता चुने जा सकते हैं, मतलब मंत्रिपरिषद के नेता चुने जा सकते हैं, और आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ठीक है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? कम से कम 25 वर्ष चाहिए, इसे मार्क कर लीजिएगा। और भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत यह कोई लाभ के पद पर ना हो। जैसे हमने पढ़ा था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, कि किसी और लाभ के पद पर, किसी और सरकारी पोस्ट पर, प्राइवेट पोस्ट पर उस बंदे को नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो मेंबर ही एक बार में बन सकता है, ठीक है। और भारत का नागरिक हो, यहाँ पे आप खाली इंपॉर्टेंट है कि वो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए उसकी कम से कम, और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पॉइंट है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का हो सकता है। तो लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है और बीच में खत्म भी किया जा सकता है, ठीक है। तो एक अस्थायी सदन होता है लोकसभा। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, वो एक्यूरेट 6 वर्ष का रहेगा, ना वो ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है और ना ही वो कम किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है। कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जी भंग कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, और ऐसा अभी तक 8 बार हो चुका है, ठीक है। ऐसा अभी तक 8 बार हो चुका है कि प्रधानमंत्री ने कहा और राष्ट्रपति जी ने लोकसभा को भंग कर दिया। तो आपको क्या याद रखना है? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है, और ऐसा अभी तक 8 बार हो चुका है, ठीक है। सामान्य कार्यकाल कितने साल का है लोकसभा का? 5 वर्ष का, ठीक है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये पॉइंट हमने पहले पढ़ा था और मार्क भी कर लिया था, तो यहाँ पे मार्क करना चाहते हो करें, नहीं करना चाहते हो मत करें। आगे बढ़ते हैं। ये आपको समय याद नहीं रखना कि कब कब हुआ था, ये बिल्कुल याद नहीं रखना। आगे आपको ध्यान देना है आपातकाल की घोषणा। अगर देश में आपातकाल लगता है तो उस सिचुएशन में लोकसभा के कार्यकाल की वृद्धि हो सकती है। मान लीजिए 5 साल पूरे होने वाले लोकसभा कार्यकाल को, और इस समय कहीं किसी देश से हमारे साथ युद्ध हो गया, तो आपातकाल लग गया देश में। तो अब 5 साल पूरे होने वाले हैं और युद्ध चल रहा है देश के साथ, किसी और देश के साथ हमारा, तो युद्ध के समय में इलेक्शन तो कराएंगे नहीं, तो हम 1 साल और हमारे लोकसभा कार्यकाल को बढ़ा देंगे, ठीक है। और ये कार्यकाल हमने सिर्फ एक बार में 1 ही साल बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। अगर देखिए 6 साल पूरे हो गए और तब भी युद्ध चलता रहा, तो हम फिर से 1 साल का कार्यकाल बढ़ा देंगे और 7 साल का कार्यकाल हो जाएगा। लेकिन एक बार में सिर्फ 1 ही साल बढ़ाएंगे, 2 या 3 साल हम नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ एक बार में 1 ही साल तक हम लोकसभा कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे लिखा होगा ये, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा, ठीक है। एक बार में 1 साल से अधिक आप कार्यकाल को नहीं बढ़ा सकते। 1976 में लोकसभा कार्यकाल को 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्क नहीं करना है आपको, ये बस आपको पता होना चाहिए कितनी साल तक बढ़ सकता है। और देखिए, जब आपातकाल खत्म होता है तो आपातकाल खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना भी पड़ता है, ठीक है। उस समय जो आप एक्सटेंडेड पीरियड है वो खत्म हो जाएगा, आपको फिर इलेक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, राज्यसभा के कम से कम साल भर में 2 अधिवेशन राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, ठीक है। 2 अधिवेशन बुलाएंगे, और दोनों अधिवेशन के बीच का गैप ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 6 महीने का गैप ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों अधिवेशन के बीच हो सकता है, क्योंकि 6 महीने ज़्यादा गैप ले लेंगे तो 1 साल से ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और 1 साल में कम से कम 2 अधिवेशन होने आवश्यक है। तो ऐसे ही लोकसभा के भी 2 अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं साल में, और दोनों के बीच का गैप 6 माह से अधिक का नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बात करते हैं। यदि सदन में अधिवेशन में गण पूर्ति नहीं है, मान लीजिए गण पूर्ति के लिए 1/10वां भाग चाहिए होता है, 1/10 भाग चाहिए होता है लोगों का, और 1/10 भाग नहीं है अगर, तो गण पूर्ति नहीं होती और उस समय सदन को स्थगित कर दिया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि क्लास खत्म कर दी गई, ऐसा टाइप। अथवा उस रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति उस कर्तव्य होगा कि सदन को स्थगित कर दे, ठीक है। संसद का कार्य नहीं होगा, संसद को हटा दिया जाएगा अगर कम से कम 1/10 लोग वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। मतलब टोटल लोग अगर 550 हैं
सदस्य संख्या, वैसे तो 545 है, 545 का एक बार 10वां भाग मतलब 54.5, मतलब 55 लोग कम से कम चाहिए गण पूर्ति करने के लिए, ठीक है। और अगर गण पूर्ति नहीं है, 55 से कम लोग आए, मान लीजिए 53 लोग आए संसद में पहुंचे, लोकसभा में खाली 53 लोग पहुंचे, तो लोकसभा को हटा दिया जाएगा, काम नहीं करेगी लोकसभा को स्थगित कर दिया जाएगा। और कौन करेगा स्थगित करने का होगा स्पीकर को, जो वहाँ के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, सभापति या अध्यक्ष। आगे बात करते हैं। आगे आपका यदि कुल सदस्य का 1/10वां भाग 55 सदस्य होता है, कोरम कितना होता है वो बता रखा है, गण पूर्ति के लिए कितने सदस्य चाहिए होते हैं, तो मैंने आपको बताया 1/10वां भाग यानी 55 सदस्य कम से कम चाहिए गण पूर्ति करने के लिए। अगर उतने लोग नहीं होंगे तो स्पीकर या अध्यक्ष का काम क्या होगा, वो लोकसभा को बर्खास्त कर दे, स्थगित कर दे। आगे है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 क्या कहता है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संसद में संयुक्त अधिवेशन होगा, ये किसके तहत बताया जाता है, आर्टिकल नंबर 108 के तहत। और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, किसके द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के स्पीकर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका संयुक्त बैठक, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे ये है अनुच्छेद 108 द्वारा संयुक्त बैठक। देखिए संयुक्त बैठक जो आम विधेयक होते हैं, जैसे कोई सिंपल विधेयक है, उस सिचुएशन में आपके जो संयुक्त अधिवेशन है वो हो सकता है। लेकिन कोई स्पेशल विधेयक है, असाधारण विधेयक है, जैसे धन विधेयक है, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के रिलेटेड है, उनके जो निर्वाचन मंडल है उसमें कुछ चेंज करना है, राज्य की सीमा बदलनी है, संविधान में कोई संशोधन करना है, ऐसा कोई विशेष हमारा विधेयक है, तो उस सिचुएशन में आप संयुक्त अधिवेशन नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में अलग अलग विधेयक को पास होना पड़ेगा, पहले लोकसभा में पास होना पड़ेगा, बाद में राज्यसभा में, एक साथ दोनों को बुला के आप उसे पास नहीं करा सकते, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा भी होगा, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए, ठीक है। संविधान संशोधन के बारे में किसने बताया हुआ है, आर्टिकल नंबर 368 हमें संविधान संशोधन के बारे में बताता है कि संविधान में हम संशोधन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 368 इंपॉर्टेंट है, आगे भी आर्टिकल मिल जाएगा आपको, यहाँ पे भी मार्क करके पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं, ठीक है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कैसे बुलाते हैं वो लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे मार्क नहीं करना है। आगे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसे मार्क भी कर लीजिएगा कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष। और बुलाएगा कौन संयुक्त अधिवेशन को, राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाएगी। अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होंगे तो उपाध्यक्ष, अगर वो भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है। ये लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको याद रखना है कि लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक को राज्यसभा ना अस्वीकार कर सकती है और ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। धन विधेयक के बारे में सारी जो शक्ति है वो किसके पास होती है, लोकसभा के पास। तो लोकसभा का निर्णय धन विधेयक के बारे में अंतिम होता है। और इसके सिचुएशन में संयुक्त अधिवेशन के बारे में भी नहीं बताया गया कि संयुक्त अधिवेशन भी धन विधेयक के ऊपर नहीं हो सकती। तो धन विधेयक आपका आर्टिकल नंबर 110 में आता है, ठीक है। 108 बता दिया शायद मैंने पीछे, तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। संयुक्त अधिवेशन हमारा जो है वो 108 में आता है और 110 में आता है आपका धन विधेयक, तो क्लियर रखिएगा। धन विधेयक हमारा 110वें आर्टिकल में और 108वें आर्टिकल में हमारा संयुक्त अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा की। नेक्स्ट हमारा अविश्वास प्रस्ताव। तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमारे संविधान में कुछ नहीं बता रखा। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि संविधान, ये अविश्वास प्रस्ताव के बारे में संविधान में बता रखा है नहीं बता रखा, तो याद रखना है संविधान में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा है। इसका काम क्या होता है, देखिए जैसे विपक्ष सरकार है, कांग्रेस सरकार है, अगर वो अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर देती है लोकसभा में, तो इसका मतलब हुआ कि लोगों को सरकार में विश्वास नहीं है और सरकार को फिर अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और सरकार क्या हो जाएगी, सरकार ध्वस्त हो जाएगी, सरकार खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव कहां पारित किया जाता है, खाली लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको स्थापित करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों की मंजूरी चाहिए होगी। अगर 50 लोकसभा सदस्य समर्थन में है तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा। फिर यदि अगर ये लोकसभा में पारित हो जाता है तो इसके तहत क्या होगा, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है लोकसभा के बारे में। लोकसभा के अधिकारी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लोकसभा में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है।
अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों कार्यकाल 5 वर्ष, जिस तरीके से, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, सदस्यों को ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में वोटिंग करके चुना जाता है। कौन चुनता है वोटिंग करके? जो लोकसभा के सदस्य हैं वही सब वोटिंग करेंगे और एक अध्यक्ष चुन लेंगे और एक उपाध्यक्ष चुन लेंगे। ठीक है, आगे बात करें, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। अगर पद से हटना हो तो दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो सिंपल जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, उन्हीं में से एक चुना जाता है ये। इन दोनों की कोई शपथ नहीं होती है। ठीक है, कोई शपथ नहीं लेते, क्योंकि एक संवैधानिक ये पोस्ट नहीं है, ये जस्ट उन्हीं लोगों में से कोई एक को चुन लिया हमने, वैसा चल रहा है। मेन इनका जो काम होता है वो तो लोकसभा सदस्य के रूप में इनका काम है। तो ये दोनों की कोई शपथ नहीं लेते ये लोग, इसको याद रखिएगा, इनकी कोई शपथ नहीं होती है। तो यही था इनका इंपॉर्टेंट लोकसभा के सदस्य के बारे में। आगे एक पॉइंट आप याद रखिएगा, यहाँ पे ऊपर लिख रखा हुआ, कोई बिल मनी बिल है या नहीं। तो धन विधेयक के बारे में लिखा हुआ है, ये मनी बिल मतलब धन विधेयक। तो धन विधेयक के बारे में कैसे पता चलेगा कि कोई विधेयक अगर आया तो कैसे पता चलेगा कि लोकसभा में जाएगा कि ये धन विधेयक है या नहीं है। तो कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, ये कौन बताता है? ये डिसाइड करने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर को है। ठीक है, तो विधेयक सबसे पहले लोकसभा स्पीकर के पास जाता है, फिर वो डिसाइड करेगा कि ये धन विधेयक है या नहीं। यदि धन विधेयक है तो लोकसभा में सिर्फ रहेगा, और लोकसभा के बाद राज्यसभा पे जाएगा तो राज्यसभा को पारित ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो धन विधेयक है कोई विधेयक है नहीं, तो इसको डिसाइड करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा स्पीकर को है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया था, तो इसको आप अपनी नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पे थोड़ी और इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है लोकसभा के बारे में। तो विपक्षी दल कैसे चुना जाता है? अगर आप कहना चाहें कि कोई दल विपक्षी दल है लोकसभा में, तो आप कैसे क्यों कहेंगे इसे? तो देखिए, कोई दल है जिसको लगभग 55 या 55 से अधिक सीटें लोकसभा में प्राप्त है, तो वो विपक्षी दल कहलाता है। विपक्षी दल बनने के लिए आपको लगभग 1/10वां भाग जो है कुल संख्या का सीटों की, वो तो मिलने ही होना चाहिए। जैसे गण पूर्ति करने के लिए लोकसभा में लगभग 1/10वां भाग 55 सदस्य होने चाहिए, ऐसे ही विपक्षी दल बनने के लिए भी कम से कम 55 सदस्य आपके पास होने चाहिए लोकसभा में, तभी आप विपक्षी दल कहलाएंगे। अभी हमारी लोकसभा में कोई विपक्षी दल नहीं है, क्योंकि जो मेन हमारी अपोजिशन पार्टी है वो कांग्रेस होती है। कांग्रेस के पास भी 55 सीटें नहीं है, इसलिए वो विपक्षी दल के रूप में अभी नहीं है। ठीक है, प्रथम बार देखिए राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 13 अप्रैल 1952 को हुआ था। और लोकसभा का जो प्रथम गठन हुआ था, प्रथम कार्यकाल स्टार्ट हुआ था, वो भी अप्रैल 1952 में हुआ था, 4 दिन बाद। तो बस आप महीना याद रखिए और साल। अप्रैल 1952 में हमारा जो प्रथम कार्यकाल है राज्यसभा का भी स्टार्ट हुआ, और लोकसभा का भी कार्यकाल प्रथम अप्रैल 1952 में ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? श्री जीवी मावलकर, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। और साथ में याद रखिएगा उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत संयम अयंकर। ठीक है, इनका नाम था। आप यहाँ पर देखेंगे, इस नाम को अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये नाम। प्रथम पहली जो लोकसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर, जिन्हें जीवी मावलकर भी कहा जाता है। और उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत संयम अयंकर। ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा। और श्री SV कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। ठीक है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर S राधाकृष्णन, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, वही राज्यसभा के उपसभापति थे। ठीक है, तो उपसभापति कौन थे राज्यसभा के? श्री S कृष्णमूर्ति राव। पहली लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर। पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष M अनंत संयम अयंकर। और अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला जी। ठीक है, ये नाम लिखा हुआ है ओम बिड़ला। और क्वेश्चन आता है अगर प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, 15वीं लोकसभा में, इसे मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पर खत्म होता है सारे इंपॉर्टेंट। और एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा होगा, देखिए, हाँ, मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा। ठीक है, सभापति या अध्यक्ष जो स्पीकर होता है लोकसभा का, जैसे हमने पढ़ा था राज्यसभा का सभापति, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता। लेकिन अगर 50 पक्ष में वोट है एक विधेयक के और 50 विपक्ष में, तो एक वोट से खाली काम बन जाएगा, एक पक्ष में आ जाएगा विपक्ष में। तो यहाँ पर उप सभापति का काम आता है, वो एक निर्णायक मत देंगे, चाहे वो इधर दे दे या इधर। ठीक है, जब केस फंस जाए, ड्रॉ हो जाए मामला, ठीक है, ना कोई जीत रहा है ना कोई हार रहा है, तब जाके सभापति को अधिकार मिलता है कि वो वोट दे सकते हैं। ऐसे ही जो लोकसभा के सभापति या अध्यक्ष हैं, इनको भी निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। जब ऐसा मामला फंस जाए तभी लोकसभा के सभापति या अध्यक्ष भी वोट दे सकते हैं, वरना इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम चुनाव कौन करेगा? ठीक है, ये पॉइंट आपका लिखा है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता की कोई रिक्ति होने पर, सॉरी ये पॉइंट नहीं है, स्थगन प्रस्ताव, हाँ, संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न
अगर प्रश्न उठता है कि जो संसद सदस्य है वो अपनी योग्यता को पूरा नहीं कर रहा, मतलब भारत का नागरिक नहीं है, या 25 वर्ष की आयु नहीं हुई, या कोई और लाभ पद पर आ गया, वो मान लीजिए अभी बीच में कार्यकाल चल रहा था और बीच में उसने कोई और लाभ का पद भी ले लिया है, तो उसके संबंधित अगर कोई प्रश्न उठता है उसकी योग्यता से रिलेटेड, तो उसका समाधान कौन करेंगे? उसका समाधान राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, एक समय में एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अधिक समय के लिए संसद अधिवेशन से अनुपस्थित जाता है तो सदन, हाँ ये पॉइंट आपको मार्क कर लेना है, इस बार एग्जाम में आया था पॉइंट। ठीक है, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक, या आप कह सकते हैं 2 महीनों से अधिक सदन में अगर कोई प्रस्तुत नहीं होता है, तो उस जो वो व्यक्ति है उसकी सदन की अध्यक्षता सदस्य समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, तो संसद में अगर कोई 60 दिन से अधिक समय तक अनुपस्थित रहे बिना परमिशन के, अगर आप बताए गए हैं तो आप इससे ज़्यादा भी रह सकते हैं, लेकिन अगर आप बिना बताए 60 दिन तक गुमनाम रहते हैं, गायब हो जाते हैं और लोकसभा राज्यसभा में उपस्थित नहीं होते हैं, तो आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में आ चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका लोकसभा से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो भी ओवर होते हैं। यहाँ पर आपको पता ही होगा कि हिंदी या अंग्रेजी किसी एक भाषा में लोकसभा में कार्य होता है, इसके अलावा कोई और भाषा में काम नहीं होता। इसके अलावा देखिए 2 पॉइंट्स मैंने भी लिख रखे हैं, उन्हें आप ऐड कर लीजिएगा। जैसे 1954 तक लोकसभा का नाम क्या था? हाउस ऑफ पीपल्स, जो कि अंग्रेजों ने नाम दिया था हाउस ऑफ पीपल्स। 1954 के बाद इसे लोकसभा के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, 1954 तक इसे हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से जाना जाता था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून बता रखा है। ठीक है, दल बदल से रिलेटेड कानून है। तो दल बदल अगर कोई व्यक्ति करता है, ठीक है, तो उसके बारे में अगर फैसला आएगा तो उसका फैसला कौन लेगा? लोकसभा लेगी। तो यदि दल बदल से रिलेटेड फाइनल जो डिसीजन होता है वो किसके हाथ में होता है? लोकसभा के हाथों में होता है फाइनल डिसीजन दल बदल से रिलेटेड। तो ये आप लिख लीजिएगा, लोकसभा अंतिम फैसला लेगी दल बदल कानून से रिलेटेड। ठीक है, तो इसे आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा कि दल बदल से रिलेटेड अगर कोई भी केस आता है तो उसमें जो अंतिम फैसला लेने का अधिकार है वो लोकसभा को होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, ये यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, तो मैंने ये 2 पॉइंट ऐड करे थे आखिरी में, तो ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर खत्म होता है आपका सदन के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी। नेक्स्ट क्लास में हमारा स्टार्ट होगा भारत के महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।